हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम प्यार का एहसास एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 8वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रिति कॉलेज से घर आई और वो सीधा अपने रूम में चली गई, लेकिन उसने देखा कि वहाँ करण था। वो खुश हुई और थोड़ी सी शॉक भी, क्योंकि करण कभी भी उससे पहले घर नहीं आता। उसने थोड़ा सोचना बंद किया और देखा करण बेड के पास खड़ा होकर कुछ तो कर रहा था। वो रिति को बैक फेस कर रहा था, इसलिए उसने रिति को नोटिस नहीं किया। रिति धीरे से उसके पास गई और जब वो उसके पास गई और उसने अपने दोनों हाथों से करण की आंखों को ढक लिया। करण ने कुछ नहीं कहा और अपने हाथ उसके हाथों पर रख दिए और स्माइल करने लगा, क्योंकि उसे पता था ऐसा कौन कर सकता है। उसने रिति के हाथ हटाकर उन्हीं हाथों से उसे अपने सामने खींच लिया। करण ने रिति के हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खींच लिया और हंसते हुए कहा, ये सब मेरे साथ ट्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तुम्हें 2 सेकंड में पकड़ लूँगा। हाँ, मुझे पता है तुम बहुत स्मार्ट हो। रिति ने अपने हाथ करण के गर्दन के पास प्यार से रखते हुए कहा। तुम्हारा सर दर्द कैसा है अब? करण ने अपनी उंगलियों से रिति के बालों को पीछे करते हुए पूछा और रिति ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? रिति का जवाब सुनकर करण के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और उसने धीरे से रिति के हाथ हटाते हुए कहा, रिति, मैं एक्चुअली। तभी रिति ने बेड पर करण का सारा सामान देखा और सूटकेस भी। उसने करण को देखा और पूछा, करण तुम अपना सामान क्यों पैक कर रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, वो एक्चुअली मैं कुछ बिजनेस बिजनेस पर्पस के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, करण ने कहा और रिति ने उसको एक ओ फीस बनाकर देखा। फिर उसने थोड़ी देर रुक कर फिर कहा, वैसे कितने दिनों के लिए? 1 हफ्ते के लिए। जैसे ही करण ने कहा, रिति ने शॉक होकर उसकी तरफ देखा और इस बार वो थोड़ा उदास हो गई। जाना जरूरी है क्या? रिति ने पूछा और करण जानता था पहले से ही कि ये ऐसे रिएक्ट करेगी। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, ज़रूरी नहीं होता तो जाता ही नहीं। करण प्लीज़ मत जाओ ना, मेरा मन बिल्कुल नहीं लगेगा तुम्हारे बगैर, रिति ने उदास होते हुए कहा और करण रिति के हाथ पकड़ते हुए कहा, वो तो मेरा भी नहीं लगेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, बिकॉज आई हैव नो ऑप्शन। रिति ने बस नीचे देखकर अपना सर हिलाया और करण भी उसकी उदास शक्ल देखकर दुखी हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी रिति ने अचानक से करण की ओर देखा और बोली, करण हम एक काम कर सकते हैं। क्या? करण ने कंफ्यूज होकर पूछा। तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, रिति ने अपनी आंखों में उम्मीद के साथ कहा। रिति, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, करण ने कहा और रिति फिर दुखी हो गई और बोली, लेकिन क्यों? तुम्हारी खुद की कंपनी है, तुम्हें किसी के परमिशन की क्या ज़रूरत है? तो क्यों नहीं ले जाना चाहते मुझे? रिति, तुम मेरी बात नहीं समझ रही, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम वहाँ आकर क्या करोगी? मैं वहाँ अपने काम में रहूँगा, तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊँगा और तुम बोर हो जाओगी दिन भर अकेले रहकर। करण ने रिति को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन रिति नहीं मानी। करण, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा, और तुम्हें मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, प्रॉमिस। बस मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज़ करण, रिति ने करण से रिक्वेस्ट करते हुए कहा और करण ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर रिति को देखकर कहा, ओके। रिति खुश हो गई और उसने एक्साइटमेंट में करण को जोर से हक कर लिया। उसने अपने दोनों हाथों को करण की गर्दन के इर्द गिर्द घुमाकर उसके ऊपर जंप किया और करण ने भी उसकी कमर को पकड़कर उसे हवा में उठा लिया ताकि वो करण को ठीक से हक कर सके, क्योंकि उसकी हाइट करण से बहुत कम थी। करण ने रिति को टाइटली हक किया और उसने अब भी हवा में उठाया हुआ था। करण, इतना हल्का क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैं हवा में उड़ रही हूँ, रिति ने करण को हक ब्रेक किए बगैर कहा और करण हंसने लगा। पागल लड़की। सुबह के 5 बजे हुए थे और करण रिति को उठाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो भी उसके साथ जाने वाली थी। रिति, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, उठ जाओ, हम लेट हो जाएंगे, करण ने गुस्से से कहा, लेकिन रिति ने अपनी स्लीपी आवाज़ में कहा, शट अप, अभी तो सूरज भी नहीं निकला, टाइम है अभी, मैं तो बोल रही हूँ तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इतना कहकर उसने अपने ऊपर कम्बल ओढ़ लिया। करण अब इस बात से तंग आ चुका था, क्योंकि उसके अब तक के रिति के उठानों के साथ अटेम्प्ट फेल हो चुके थे, तो अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था। उसने नाइट स्टैंड से पानी का जार उठाया और एक हाथ से रिति का ब्लैंकेट उठाया और दूसरे हाथ से रिति के मुंह पर जार में रखा सारा पानी गिरा दिया और रिति एक झटके से उठकर बिस्तर पर खड़ी हो गई और चिल्लाने लग गई, आ, घर में बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। करण, छत खराब हो गई हमारी, अब क्या करें? करण ने बस अपनी आंखें घुमाई और रिति को हाथ पकड़कर नीचे खींचते हुए कहा, कोई बारिश नहीं हो रही, और नहीं
कोई छत खराब हुई है। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स। अगर 10 मिनट में तैयार होकर नहीं आई तो मैं चला जाऊंगा। फिर मत बोलना करण, तो मुझे अपने साथ नहीं ले गए। अब तो रिति पूरे होश में आ गई थी। उसने थोड़ा सोचा। ओह हाँ, तुमने बोला था 8 बजे फ्लाइट है। मैं अभी आ रही हूँ, प्लीज़ मेरा वेट करना। अकेले गए तो देखना, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। रिति ने बाथरूम की तरफ भागते हुए कहा। ये बोलते ऐसे रही है जैसे ये मेरी वजह से देर से उठी। स्टूपिड गर्ल। करण और रिति दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हो गए थे। वो टैक्सी में बैठकर होटल की तरफ जा रहे थे। रिति अपने फ़ोन में अपनी सेल्फीज खींच रही थी। तभी उसने अचानक रुककर करण की ओर देखते हुए कहा, वैसे करण, तुमने मुझे डिटेल्स में बताया नहीं कि हम दिल्ली आए क्यों हैं। करण, जो कि कितनी देर से रिति को सेल्फी खींचते हुए घूर रहा था, उसने सार्कास्टिकली स्माइल करते हुए कहा, कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं पूछ लिया तुमने? क्या? नहीं तो? मुझे नहीं लगता जल्दी पूछा, रिति ने कहा, क्योंकि वो करण का ताना नहीं समझी। वो एक्चुअली मुझे करण कुछ बोल पाए इससे पहले रिति ने फिर उसकी बात काट दी। लीव इट, मैं जानकर भी क्या कर लूँगी, तो कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। चलो सेल्फी लेते हैं साथ में। इतना कहकर रिति ने सामने सेल्फी के लिए अपना फ़ोन आगे लिया और करण कैमरे की बजाय रिति की तरफ गुस्से से देख रहा था। रिति ने कैमरे में देखा कि करण फोटो में नहीं देख रहा है, तो उसने करण की तरफ देखकर कहा, करण, मुझे पता है मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल फ़ोटो की तरफ देखो, मुझे पोस्ट करनी है। करण ने बस अपनी आंखें घुमाई, इनोइंजली बोला, जब तुम्हें जाना ही नहीं था तो पूछा ही क्यों? इडियट, यू इडियट। अब वो सब छोड़ो और कैमरे में देखो। अगर मेरी सेल्फी खराब हो गई ना तो देखना। इतना कहकर रिति ने करण की चिन को अपने हाथ से पकड़कर उसका मुंह कैमरे की तरफ कर दिया और वैसे ज़बरदस्ती उसके साथ सेल्फी खींच ली। होटल रूम पहुंचने के बाद रिति सीधा जाकर बेड पर कूद गई और आलस के साथ बोली, कितना थक गई हूँ मैं। करण, तुम आज शाम को मुझे कहीं बाहर ले जाओगे? रिति करण की तरफ देखकर बोला, जो अभी अभी उन दोनों की बैग्स लेकर अंदर आया था। करण ने बस उसकी तरफ देखा और बोला, कह नहीं सकता। अगर मुझे कोई काम हुआ तो नहीं ले जा पाऊंगा। देखेंगे, अभी मैं तो सावा लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो बाथरूम चला गया और रिति पीछे से चिल्लाने लग गई, क्या मतलब देखेंगे? अगर तुम नहीं आए ना तो मैं अकेली चली जाऊंगी। सुना तुमने? मैं अकेली चली जाऊंगी। तुमने सुना मैंने क्या कहा? इतना गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाओगी तो बहरा इंसान भी सुन लेगा। करण बाथरूम के अंदर से चिल्लाते हुए बोला। ये खुद को समझता क्या है? रिति ने कहा और थोड़ी देर रुककर फिर खुद से कहा, लीव इट, मुझे सबसे पहले स्टोरी अपलोड करनी है इंस्टा पर। इसका क्या है? इसका बस चले तो मुझे दिन भर इरिटेट करता रहे। इतना कहकर उसने पॉकेट में से अपना फ़ोन निकाला और यूज़ करने लगी। थोड़ी देर बाद रिति अपना फ़ोन चला रही थी, तभी उसने बाथरूम के दरवाजे की खुलने की आवाज़ सुनी तो उसने बाथरूम की तरफ देखा। उसकी आंखें खोली रह गई जब उसने देखा कि करण सिर्फ टॉवेल में था। उसके गीले बालों से पानी टपकते हुए उसकी गर्दन तक आ रहा था और तो और उसके बने बनाए सिक्स पैक्स उसे और भी हैंडसम और हॉट बना रहे थे। रिति ने एक पलक भी नहीं झपकाई, वो बस बेशर्मों की तरह करण को ताड़ रही थी। करण ने जब नोटिस किया तो उसने रिति को आवाज़ लगाई, रिति, रिति। लेकिन रिति ने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो जाकर बेड पर बैठ गया और वो भी रिति के एग्जैक्ट सामने, और वो अभी भी उसे ताड़ रही थी। करण रिति की तरफ बढ़ा। उसकी गर्म सांस से रिति के गालों को छू रही थी। रिति कुछ बोल पाई इससे पहले करण ने उसके कान में सडेक्टिवली बोला, ऐसे क्या देख रही हो? पहले कभी हैंडसम लड़का देखा नहीं क्या? रिति बस उसकी बात सुनकर चुप हो गई। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि करण उसके इतना क्लोज था और ऊपर से उसने सिर्फ टॉवल पहना हुआ था। रिति बिल्कुल स्टैचू की तरह वहाँ बैठी थी। उसको ऐसे अल्फ्रेड देख कर करण मन ही मन स्माइल कर रहा था। करण ने बिना कुछ कहे रिति के होठों पर पिक कर दिया और तब रिति की आंखें बड़ी हो गई और उसने करण को धीरे से धक्का देते हुए कहा, तुम मेरी परमिशन लिए बगैर मुझे किस कैसे कर सकती हो? हाउ द हेल डियर यू? शर्म नहीं आती क्या? नहीं आती। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें एक शरीफ भोले वाले मर्द को ठरकियों की तरह टालने में शर्म नहीं आती। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे बिना कपड़ों के देखने की? करण ने अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला और रिति ने उसको चिल्लाकर बोला, तुम्हें क्या? मैं अपने पति को देख रही थी। अब चाहे मैं कपड़ों में देखूं या फिर टॉवल में या फिर बिना कपड़ों में, तुम्हें क्या?
तो तुम्हें भी क्या मैं अपनी वाइफ को किस करूं या ना करूं, मेरी मर्जी, करण ने कहा। और थोड़ा रुक कर उसने फिर रिति के करीब जाकर उसके कान में कहा, वैसे मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, किस तो बस ट्रेलर होता है, तुम कहो तो तुम्हें पूरी फिल्म दिखा सकता हूँ। रिति के गाल लाल होने लगे थे, वो खुद पीछे हट गई और हकलाते हुए बोली, मुझे दरअसल एक्चुअली वो मुझे कॉल आ रहा है, मुझे नाराज होना पड़ेगा वरना वो इंसान उठा लेगा। करण ने अपनी आईब्रो उठाकर देखा और रिति थोड़ा सोचने के बाद फिर बोली, मतलब मुझे उठाना पड़ेगा वरना वो नाराज हो जाएगा। इतना कहकर वो अपना फ़ोन लेकर जल्दी जल्दी में रूम से बाहर चली गई और करण हंसने लग गया। क्रेजी गर्ल, पता नहीं ये सोच कैसे लेती है कि इसके झूठे पे कोई भी यकीन कर सकता है, जबकि इसको झूठ बोलना आता ही नहीं है। रिति अपने रूम के बाहर हॉलवे में खड़ी थी। ओह गॉड, ये कैसा इंसान है, हर पल में रंग बदलता है, 1 मिनट में खड़ूस से हॉट बन जाता है, 1 सेकंड में ये वर्कहॉलिक से फ्लर्ट बन जाता है। मेरे अंदर तो इसको हैंडल करने का टैलेंट है ही नहीं, कुछ करना पड़ेगा। वो बस खुद से बातें कर रही थी, तभी उसने अपनी लेफ्ट साइड में देखा। अचानक से मुझे ऐसा क्यों लगा कोई मुझे देख रहा है, वो सोच रही थी। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया। उसने चेक किया तो वो करण का मैसेज था। अगर तुम्हारी नकली कॉल ख़त्म हो गई हो, यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो अगर तुम्हारा शर्माना हो गया हो तो अंदर आ जाओ, खाना ऑर्डर भी करना है। उसने मैसेज पढ़ा और वो पीछे मुड़ी ताकि वो कमरे के अंदर जा पाए। उसने जब अपना हाथ डोर डोर नो पे रखा तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। थोड़ा सोचने के बाद वो अंदर चली गई और देखा कि करण ने कपड़े पहन लिए थे। तो रिति मन ही मन सोचने लगी, थैंक गॉड इसने कपड़े पहन लिए, वरना ये आज मुझे पानी पानी करने के मूड में दिख रहा था। क्या खाओगी तुम, करण ने रिति का ध्यान खींचते हुए कहा। और रिति अपने ख्याली पुलाव से बाहर आकर बोली, क्या क्या कहा तुमने? मैंने पूछा खाने में क्या चाहिए, क्या ऑर्डर करूं लंच के लिए? करण ने फिर से कहा, कुछ भी कर लो अपने हिसाब से। इतना कहकर रिति जाकर बेड पर बैठ गई और करण ने ऑर्डर के लिए कॉल कर दिया। लंच करने के बाद रिति बेड पर बैठी थी। वो अपने नाखून चबाते हुए करण को देख रही थी, जो काउच पर बैठा था अपने लैपटॉप के साथ। वो अपने काम में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि एक बार भी उसकी नज़र अपने लैपटॉप से उठकर कहीं और नहीं गई। कितना बोरिंग हस्बैंड है मेरा, 1 मिनट भी चैन नहीं है, हर टाइम बस काम काम काम। और आज के दिन मुझे कहीं बाहर ले जाता, फिर कल से तो काम ही करने वाला है। इसको ऊपर वाले ने थोड़ी सी भी सेंस नहीं दी है। रिति मन ही मन सोच रही थी, तभी उसने सोचा कि वो करण से बात कर ले। करण, रिति ने लंबा सुर लगाकर उसका नाम लिया। उसके करण के जवाब का इंतज़ार किया, लेकिन करण ने ना तो जवाब दिया और ना ही ऊपर देखा। तो रिति ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, करण। करण ने रिति को बिना देखे बस में जवाब दिया और रिति ने बात शुरू किया। करण, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा और करण ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया। और रिति ने फिर अपनी बात कंटिन्यू की। आज जब मैं बाहर थी ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छुप कर मुझे देख रहा था। रिधि करण के रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रही थी और करण ने उसको देखे बगैर फिर से सिर्फ हाँ बोला। और इस बार रिधि उस पर चिल्लाने लगी, व्हाट द हेल, कब से सिर्फ किए जा रहे हो? तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अरे तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम तो इंस्टा की क्वीन हो ना। आई थिंक कुछ 10,000 फॉलोवर्स हैं तुम्हारे, तो तुम्हारा कोई फ़ैन आ गया होगा यहाँ तुम्हारी इंस्टा स्टोरी देख कर। करण ने अपनी नज़र लैपटॉप से बिना हटाए कहा और रिति ने उसे अजीब तरीके से देखते हुए कहा, आर यू सीरियस करण? तुम कैसे इंसान हो? तुम्हारी बीवी को कोई घूर के देख रहा था और तुम हो कि? इस बार करण ने रिति की तरफ देखा और एक लंबी सांस छोड़कर कहा, ओह कम ऑन रिति, हर लड़की को लगता है कि दुनिया का हर इंसान उस पर मरता है और उसको ही देखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो तुम्हें भी सिर्फ वहम हुआ है, कोई नहीं देख रहा था तुम्हें। ओके सो प्लीज़ मुझे मेरे काम पर फोकस करने दो। आई विल बी हार्डली थैंकफुल टू यू। और वो फिर अपना काम करने लग गया। करण की बातों से रिति इरिटेट हो रही थी, तो उसने करण के मुंह लगना सही नहीं समझा। स्टूपिड मैन, इससे तो बात ही करना बेकार है। इसके मुंह लगने से बेहतर है मैं आराम से सो जाऊं, अपनी ब्यूटी स्लीप इंजॉय कर लेती हूँ, तब तक शायद इसका काम भी पूरा हो जाएगा और मुझे कम होगा। रिति ने खुद से कहा और बेड पर लेट गई और उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कब सो गई और करण अपना काम कर रहा था।
रिति की नींद खुली। उसने अपने हाथों को स्ट्रेच किया और उठकर बैठ गई। उसने अपनी पलकें झपकाई और घड़ी की तरफ देखा। शाम के 6 बज रहे थे। उसने करण की तरफ देखा जो अभी भी वहीं पर बैठकर काम कर रहा था। करण अब तक काम कर रहा है, रिति ने मन में सोचा और उसके बाथरूम में चली गई। वो फ्रेश होकर बाहर आई और काउच पर करण के साइड में जाकर बैठ गई। करण अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस बनाए हुए था, तो उसने रिति से कुछ नहीं कहा। रिति ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, करण तुम अब तक यहीं बैठकर काम किए जा रहे हो, तुम थक गए होगे, थोड़ा रेस्ट कर लो। रिति, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गड़बड़ हो, तो मैं हर चीज़ खुद रीचेक कर रहा हूँ। तुम मेरी टेंशन मत लो और प्लीज डिस्टर्ब मत करो। करण ने रिति का हाथ प्यार से हटाते हुए कहा और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो रूठ ना लगे। रिति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सोचा कि करण थक गया होगा, तो उसका मूड रिफ्रेश करने के लिए उसने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। थोड़ी देर बाद जब रिति ने ऑर्डर ले लिया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और कॉफ़ी का कप लेकर वो करण के पास चली गई। करण, देखो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाई हूँ, तुम पहले इसे पी लो और बाकी काम बाद में कर लेना। तुम उसे यहाँ रख दो, मैं बाद में पी लूँगा। करण ने थोड़ा सा ऊपर देखा और फिर वापस अपना काम करने लगा, लेकिन रिति चाहती थी कि करण थोड़ा सा रेस्ट कर ले, इसलिए वो उसके साइड में बैठ गई और उसने करण का हाथ पकड़ लिया और उसके दूसरे हाथ में अभी भी कॉफ़ी का कप था। करण, तुम पहले कॉफ़ी पी लो, बाकी सब बाद में कर लेना, रिति ने कहा। और करण ने इरिटेट होकर कहा, रिति, आई सेड मैं बाद में पी लूँगा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन रिति ने उसकी बात नहीं मानी और न ही उसका हाथ छोड़ा, तो करण ने उसका हाथ झटक दिया और इसकी वजह से उसका दूसरे हाथ का भी बैलेंस बिगड़ गया और कॉफ़ी आधी रिति के हाथ पर और बाकी आधी करण के लैपटॉप पर गिर गई। रिति खड़ी हुई और अपने हाथ को देखा और कुछ बोल पाई से पहले ही रिति अपना हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और वो खुद की चोट पर रिएक्ट कर पाई से पहले करण उस पर चिल्लाने लगा, हैव यू लॉस्ट इट? तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं? बेवकूफ़ लड़की, तुमने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। तुम जानती भी हो ये प्रेजेंटेशन मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट था। करण बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जिसकी वजह से रिति बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू आने लग गए थे, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए रिति ने अपने होठों को आपस में दबा लिया। वो अपने चोट के बारे में भूल गई। उसने बड़ी मुश्किल से बोलने की हिम्मत की, करण प्लीज़ मेरी। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाए इससे पहले करण ने उस पर फिर से उस पर गुस्सा कर दिया। जस्ट शट अप, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें अपने साथ ले आया, क्योंकि तुम मेरा काम बिगाड़ने और मुझे डिस्टर्ब करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। अब खड़ी क्या हो जाओ यहाँ से, जस्ट गेट आउट ऑफ माई साइड। करण के चिल्लाने की वजह से रिति डर गई और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। रिति होटल के बाहर लॉन में खड़ी रो रही थी, इसलिए नहीं कि करण उस पर चिल्लाया और नहीं इसलिए कि उसके हाथ पर गर्म कॉफ़ी गिर गई थी, बल्कि वो गिल्ट में थी कि उसकी वजह से करण की सारी मेहनत बर्बाद हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि करण ने उस प्रेजेंटेशन के लिए कितनी मेहनत की थी। कितनी बेवकूफ़ है तू रिति, थोड़ा देख नहीं सकती आज तेरी वजह से करण का कितना लॉस हो गया। उसने कितनी मेहनत की होगी उस काम पर और तूने एक पल में सब खत्म कर दिया। वो सही कह रहा था, मुझे यहाँ लाकर ही गलती कर दी उसने। मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि कोई मुझे अपने साथ रखे। इनफैक्ट मैं किसी भी लायक नहीं हूँ। मेरी जिद की वजह से उसे ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ लाना पड़ गया। पता नहीं क्यों मैं हमेशा दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करती रहती हूँ। ही डिज़र्व सो मच बेटर देन मी, जो कि उसकी हेल्प करे, ना कि उसका काम बिगाड़ दे। रिति खुद से बातें करते हुए रोई जा रही थी। करण का काम बढ़ाने के लिए वो खुद को कोसे जा रही थी और अब वो बस करण के बारे में सोच रही थी कि उसके प्रेजेंटेशन का क्या। अब वो क्या करेगा और इस प्रॉब्लम से कैसे बचेगा। वो ये भूल गई थी कि उसकी कलाई पर गर्म कॉफ़ी गिरने की वजह से उस पर लाल निशान हो गया था। उसे अभी सिर्फ करण की फिक्र हो रही थी। वो कहते हैं ना, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम खुद से पहले उनके बारे में सोचते हैं। वो शाम का समय था, अंधेरा भी हो चुका था। वहाँ रिति के अलावा और भी लोग थे, लेकिन वहाँ रिति अकेली थी, जो ऐसे ही अकेले खड़ी और रो रही थी। वहाँ बहुत ठंड थी, इतनी ठंड थी कि सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवा फॉग के। रिति ने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछे, जो कि बार बार बन रहे थे और गिर रहे थे। रिति ठंड की वजह से अपने दोनों हथेलियों को आपस में रब करके उससे अपनी बाहों को सहलाने लग गई। उस ठंड उसकी बॉडी पे आकर टकरा रही थी। तभी रिति को महसूस हुआ कि पीछे से कोई उसको जैकेट उड़ा रहा था। रिति ने पलट कर देखा तो वो रोने लग गई। वो करण था। करण ने रिति को अपने सीने से लगा लिया और उसको दोनों हाथों से हग करते हुए कहा, रिति, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी लिमिट्स में रहकर बात करनी चाहिए थी। रिति ने करण को
और ज़्यादा हक करते हुए कहा, आई एम सॉरी करण, तुम सॉरी मत बोलो प्लीज़। मैंने तुम्हारी सारी की सारी प्रेजेंटेशन को बर्बाद कर दिया। तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल जायज़ है। नहीं दीदी, मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था। तुम पर गुस्सा करके वैसे भी बिगड़ी बात नहीं बनने वाली थी। उससे अगर कुछ हुआ तो सिर्फ तुम हर्ट हुई, और जिसकी वजह से मैं खुद भी हर्ट हुआ। करण ने रीति को खुद से अलग करते हुए बोला। रीति ने अपनी आंखों में आंसू लेकर पूछा, लेकिन मैं तुम्हारी मेहनत बर्बाद तो कर दी है ना करण? तुम्हारी प्रॉब्लम तो बढ़ा दी ना मैंने। अब तुम क्या करोगे? कैसे निकालोगे इस मुसीबत से बाहर? कैसे निकलोगे? इतना कहकर रीति ने नीचे देखकर रोने लग गई। करण ने रीति को देखा जो बस रोए जा रही थी, जिसे देखकर करण को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने रीति के बाल पीछे कर दिए जो रीति के नीचे देखने की वजह से उसके फेस को कवर कर रहे थे। उसने अपने दोनों हाथों में रीति के गालों को लिया और उसका चेहरा उठाया। उसने अपने थंब से रीति के आंसू पोंछते हुए बोला, रीति तुम रोना बंद करो। ये सब मेरे लिए नया नहीं है, और ऐसी इमरजेंसी प्रॉब्लम तो आती जाती रहती है। मुझे पता है कि इसको हैंडल कैसे करना है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। रीति ने करण की आंखों में देखा और पूछा, पक्का? करण ने बस अपना सर हिलाया और रीति के माथे पर एक लॉन्ग किस किया और उसे हक करने के बाद कहा, पक्का। रीति ने भी करण को हक किया और वो दोनों थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो गए। और थोड़ी देर बाद करण ने कहा, रीति एक बार और सॉरी बोलना चाहता हूँ। रीति ने बिना हक ब्रेक किए ऊपर देखा था कि वो करण को देख पाए। उसने एक कन्फ्यूजिंग शक्ल बनाकर पूछा, क्यों? करण ने बस स्माइल की और बोला, एक्चुअली तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया था, लेकिन शायद अब वो सरप्राइज़ नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हें ये बात अभी बता दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी जान और रोए। तो तुम्हें खुश करने के लिए अभी बता देता हूँ। क्या? रीति ने पूछा। रीति को करण ने अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसके दोनों हाथों में उसने रीति को उसकी कमर के सहारे पकड़ रखा था। रीति एक टक करण की आंखों में देखी जा रही थी। करण ने बिना कुछ कहे अपने हाथ हटाए और थोड़ा पीछे हट गया। उसने रीति के दोनों हाथ पकड़े और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है? करण प्लीज़, तुम मेरी वजह से अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम अपने काम पर ध्यान दो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ तो। रीति आगे कुछ बोल पाए इससे पहले करण उसको खींच के अपने साथ अंदर ले गया। कमरे में आने के बाद करण ने रिति का हाथ छोड़ दिया और कपबोर्ड की तरफ गया और उसमें से एक ड्रेस लेकर रिति के पास आया और बोला, जाओ इसे पहन के आओ। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले करण ने उसे बाथरूम की तरफ धीरे से धक्का दिया। जल्दी करो, लेट हो जाएगा। रिति ने खुद को शीशे में देखा और ड्रेस को देखते हुए कहा, करण की चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है। वो खुद की सोच पे हंसने लगी और फिर वो बाथरूम से बाहर चली गई। उसने देखा कि करण ऑलरेडी अपने कपड़े चेंज कर चुका है, लेकिन उसने क्या पहना है ये देखकर वो हैरान हो गई। उसने हमेशा की तरह कोई एक्सपेंसिव सूट ना पहनते हुए वो कपड़े पहने जो रीति ने उसके लिए डिज़ाइन किए थे, वही जो उसने करण के बर्थडे पर उसे अपने दिल की बात कहते हुए गिफ्ट किए थे। और सच कहूँ तो उसने कभी नहीं सोचा था कि करण वो पहनेगा, लेकिन उसने पहना। वो अपनी सोच में थी, तभी उसने अपने पैरों पर किसी का टच महसूस किया। उसने नीचे देखा तो करण उसे सैंडल पहना रहा था। वो बस करण को देख रही थी और वो बस इस वक्त ये सोच रही थी कि वो इस दुनिया में सबसे लकी है, या फिर उसने ज़रूर कुछ अच्छा किया है कि करण को भगवान ने उसके लाइफ में भेजा, जहाँ एक तरफ उसके अपने माँ बाप थे जो उसे हमेशा एक सेकंड चॉइस की तरह देखते थे, वहीं दूसरी तरफ करण था जो उसे हमेशा फील करवाता था कि वो उसके लिए बहुत स्पेशल है। करण अपनी जगह से उठा और रीति के सामने खड़ा होकर बोला, चलो। कहाँ? रीति ने पूछा और करण ने कहा, वो पता चल जाएगा। इतना कहकर करण ने सोफे पर रखी हुई जैकेट उठाई और रीति को पहनाते हुए बोला, तुम मेरे काम के बारे में सोचना छोड़ दो करण कश्यप। ना तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करता है और ना ही पर्सनल लाइफ। सो डोंट वरी अबाउट इट। होटल के बाहर आते ही रीति ने पूछा, गाड़ी कहाँ है? करण ने बस स्माइल की और बोला, नो गाड़ी, आज पैदल चलेंगे। क्या? रीति ने स्माइल करते हुए कहा और करण ने बस अपना सर हिलाया और वो दोनों चलने लगे। करण ने रीति का हाथ पकड़ लिया और वो दोनों ऐसे ही सड़क पे चल रहे थे। करण, हम कहाँ जा रहे हैं? इंडिया गेट, करण ने कहा और रीति ने उसकी तरफ शॉक होकर बोला, इस वक्त? रात के अंधेरे में दिल्ली की खूबसूरती कुछ और ही होती है। और ऐसे ही तो है ना तुम्हारी ड्रीम डेट? तुम रात के अंधेरे में किसी खास इंसान के साथ उसका हाथ पकड़कर एक सुनसान जगह की शांति महसूस करना चाहती हो, और तुम्हारे लिए मुझसे खास कौन हो सकता है? करण की बात सुनकर रीति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो हमें जाने में और कितना टाइम लगेगा? रीति ने पूछा और करण ने हंसते हुए कहा, क्यों, इतने में ही थक गई? डोंट वरी, ज़्यादा नहीं चलवाऊंगा। तुम्हारी कैपेसिटी के हिसाब से मैंने इंडिया गेट से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर
होटल लिया है। क्या तुमने ये पहले से प्लान किया हुआ है? रिति ने पूछा और करण ने बस अपना सर हिलाया। वो दोनों चलते गए और जब वो लोग पहुंच गए तो रिति खुशी से चीख उठी, वाओ ये कितना सुंदर दिखता है रात को। करण प्लीज़ मेरी फ़ोटोज़ खींच दो। बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं, करण ने हंसते हुए कहा और अपना फ़ोन निकालकर रिति की तरफ देखा। वो वेट कर रहा था ताकि रिति सामने जाकर खड़ी हो जाए। वाह तुम मान गए, वो भी बिना बहस किए। चमत्कार कैसे हुआ? नाटक मत करो और जाओ अपनी फ़ोटो के लिए पोज करो, करण ने कहा और रिति फ़ोटो के लिए खड़ी हो गई। फिर करण ने उसकी फ़ोटो खींची और उसके बाद वो दोनों बस वहाँ रुके, बातें की और तभी रिति ने पूछा, करण आज तुम अलग बिहेव कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? पहले तो तुमने मेरा डिज़ाइन किया हुआ सूट पहना, फिर आज मेरे साथ पैदल चले और बिना कुछ कहे मेरी फ़ोटोज़ भी खींच ली। ना तुमने मुझे किसी चीज़ के लिए रोका, ना लेक्चर दिया। करण रिति की तरफ देखा और उसकी कमर पे अपना हाथ रखकर उसे करीब खींचा और अपने एक हाथ में उसका हाथ लिया और उसके हाथ को किस करने के बाद बोला, क्योंकि आज करण वही करेगा जो रिति चाहेगी। मेरी जान, आज की शाम तुम्हारे नाम। रिति ने बस एक स्माइल की और अपने दोनों हाथ करण के गर्दन के इर्द गिर्द रखते हुए उसके गालों को किस करते हुए बोली, थैंक यू हबी, यू आर द बेस्ट। करण ने रिति को और करीब खींचते हुए बोला, यू आर मोस्ट वेलकम वाइफी एंड थैंक यू फॉर द किस, बट आई गेस आई वॉन्ट मोर फॉर दिस। करण ने रिति के होठों को देखा और उसकी आंखों में देखा। रिति ने करण की आंखों में देखा और बस मुस्कुराई। करण उसकी तरफ बढ़ने लगा और रिति ने अपनी आंखें बंद कर ली। ठंड के कारण रिति की बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी और ऐसे में करण की गर्म सांसें रिति के ठंडे बालों को होठों को छू रही थी, गालों को होठों को छू रही थी, जिसकी वजह से रिति के पेट में तितलियां जाग रही थी। ठंड के कारण रिति की बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी और ऐसे में करण की गर्म सांस रिति के ठंडे गालों को होठों को छू रही थी, जिसकी वजह से रिति के पेट में तितलियां जाग उठी। रिति हाइट में बहुत कम थी तो करण ने उसे उसकी कमर से पकड़कर ऊपर उठा लिया और उसके होठ रिति के ठंडे होठों पर रख दिए और अपनी आंखें बंद कर ली। रिति करण के लिप्स पर अपने होंठ को मूव करने लगी। उसके हाथ करण की गर्दन से उसके बालों तक चले गए। वो किस को और डीप करते हुए करण के बाल सहलाने लग गई। दोनों की बॉडी आपस में मैग्नेट की तरह चिपकी हुई थी। ये उनका पहला किस नहीं था, लेकिन ये बहुत अलग था। वैसे तो अब भी करण रिति को किस करता है जब भी, तो वो उसे हर बार अलग फीलिंग देता है। वो एक दूसरे में इतना खोए हुए थे कि वो ये तक भूल गए कि वो पब्लिक प्लेस में थे। हालांकि वहाँ रात के समय लोग नहीं थे, लेकिन कभी भी कोई भी आ सकता था। जब करण को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो वो पीछे हट गया और उसने रिति को नीचे रख दिया। रिति ने अपना एक हाथ अपने सीने पर रखा और सांस लेने लगी। थोड़ी देर बाद उसने करण की तरफ देखा और गुस्से से उसके कंधे पे अपने हाथ से मारते हुए बोला, ये क्या कर रहे थे तुम? अगर कोई देख लेता तो क्या? अपनी वाइफ को किस कर रहा था मैं? और तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो तुम्हें मेरा साथ देना ही नहीं चाहिए था। तुमने क्यों किस किया मुझे? करण की बात सुनकर रिति चुप हो गई और दूसरी तरफ देखने लग गई। अब क्या हुआ? यहाँ देखो। वहाँ क्या देख रही हो? करण ने कहा और रिति बस चुपचाप अपने लाल गालों को छुपाने की कोशिश कर रही थी और करण उसके थोड़ा और करीब गया और बोला, अब बोल भी दो कि तुम भी मुझे किस करना चाहती थी। वैसे भी मुझसे शर्मा की क्या फ़ायदा, बता दो, करण ने कहा। और रिति ने टॉपिक चेंज करते हुए एक सांस में कहा, करण मुझे भूख लगी है, जल्दी चलो कुछ खाते हैं। तुम टॉपिक चेंज कर रही हो अब? करण ने कहा और रिति ने गुस्से से कहा, तो मतलब मुझे भूख लगी है तो तुम मुझे खाना भी नहीं खिला सकती? मेरी आइडल डेट ऐसे तो बिल्कुल नहीं है कि मेरा पार्टनर मुझे भूखा रखे या फिर तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए पैसे ही नहीं है। बोलो, करण ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, हेलो, तुम्हें पूरा होटल खरीद कर दे सकता हूँ। इतना पैसा है मेरे पास। जितने पैसे में तुम खाना खाओगे उससे महंगा तो मेरा कॉफ़ी का कप है। अगर इतना पैसा है तो अपनी वाइफ को खाना खिलाओ, ये फालतू बकवास मत सुनाओ। चलो जल्दी। और तुमने क्या कहा था? जो मैं बोलूँगी तुम वो करोगे तो अब क्या हुआ? रिति ने कहा और करण ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, फाइन, चलो तुम्हें खाना खिलाता हूँ। और दोनों चलते चलते एक 7 स्टार रेस्टोरेंट में गए। वहाँ करण ने पूल के पास वाला टेबल बुक किया तो वो वहाँ गए और करण ने रिति के लिए चेयर खींची और रिति उस पर बैठ गई। उसके बाद करण अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। रिति अपने आसपास देखने लगी जहाँ कोई नहीं था और वो जगह भी काफ़ी
एक्सपेंसिव लग रही थी, लेकिन वहाँ शांति थी, अच्छी डेकोरेशन, लाइट्स और वहाँ का माहौल बिल्कुल रोमांटिक लग रहा था और एक्सपेंसिव भी। जगह तो बहुत अच्छी है, रिति करण को देख कर बोला और करण ने उसको अपना ग्लास दिखाया और उसे आंख मारते हुए कहा, ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, तुमने ही तो कहा था पिछली बार कि तुम्हारी क्लास के हिसाब से 5 स्टार सेटिस्फाइंग नहीं है, तो इस बार ज़्यादा खर्चा किया है। उसके बाद सुनकर रिति हंसने लगी और फिर करण भी हंसने लगा और उसके बाद उन दोनों ने खाना खाया। लास्ट में रिति आइसक्रीम खा रही थी, तभी उसने नोटिस किया कि करण के फेस पे कुछ लगा हुआ है। रिति ने आइसक्रीम टेबल पर रख दी और टिश्यूज पेपर हाथ में लेकर खड़ी हो गई और करण के सामने गई। करण ने उसकी तरफ देखा और वो आगे कुछ पूछे से पहले रिति करण के लेवल पर झुक गई और उसके चेहरे को टिश्यू पेपर से साफ करने लगी। उसने नोटिस नहीं किया कि करण बस उसकी शक्ल को एकटक देख रहा था। रिति अपने हाथ से करण के फेस को साफ कर रही थी, तभी करण ने उसकी कलाई पकड़ ली। रिति ने करण की तरफ देखा और वो कुछ बोल पाए उससे पहले करण ने उसे फोर्स के साथ खींचा और रिति जाकर उसके लैप पर बैठ गई और उसके दोनों हाथ करण के कंधों पर टिक गए। रिति करण की आंखों में देख रही थी और करण ने उसकी कमर पे हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया, इतना करीब कि दोनों में कोई गैप नहीं था। एक बार फिर रिति चुप हो गई और उसने अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा ली और ये देखकर करण खुद को स्माइल करने से रोक रहा था। करण, तुम क्या कर रहे हो? रिति ने उसकी तरफ बिना देखे कहा और करण ने इनोसेंटली कहा, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ। करण ने अपने हाथ से रिति की चीन को पकड़ा और उसकी नज़र अपनी तरफ की और उसके होठों पर एक छोटा सा पेक दिया और पीछे हटते हुए कहा, अब पूछ सकती हो मैंने क्या किया? रिति फिर नर्वस हो गई और झट से खड़ी हो गई और बोली, मुझे वॉशरूम जाना है, मेरा वेट करना यहीं पर। इतना कहकर वो वहाँ से भाग गई और करण हंसने लग गया। रिति वॉशरूम में थी, वो अपने हाथ धो रही थी। उसने खुद को शीशे में देखा और बोली, ओह गॉड, कितना अच्छा मौका था। शायद करण मुझे किस करने वाला था, बट ये वॉशरूम की इमरजेंसी अभी आनी थी। ये मेरा स्टूपिड नर्वस सिस्टम। वो अपने हाथ टिश्यू से सुखाकर रेस्टरूम से बाहर जाने ही वाली थी, तभी कोई अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो कोई पुरुष था। उसने दरवाज़ा बंद किया। इस बात पर रिति गुस्सा होकर बोली, व्हाट द हेल, क्या बदतमीजी है ये, और आप लेडी वॉशरूम में कैसे आए? पढ़ना नहीं आता क्या? अपनी आवाज़ नीचे रखो, यहाँ तुम्हारी अकड़ देखने नहीं आया हूँ मैं। उस आदमी ने ऊंची आवाज़ में बोला और उसकी भारी आवाज़ सुनकर रिति डर गई। अपनी आवाज़ नीचे रखो, यहाँ तुम्हारी अकड़ देखने नहीं आया हूँ मैं। उस आदमी ने ऊंची आवाज़ में बोला और उसकी भारी आवाज़ सुनकर रिति डर गई। उसकी आवाज़ में अजीब सी दसहत थी। वो दिखने में भी ऊंचा था। उसकी उम्र शायद 27 से 28 होगी। उसके कपड़ों से वह कोई शरीफ तो नहीं दिख रहा था। उसने नीले रंग की ट्रिपल जीन्स, ब्लैक शर्ट और उसके ऊपर काले रंग की लेदर जैकेट पहनी थी। ऐसा लग रहा था किसी फिल्म का विलेन है। वो उस इंसान को जानती भी नहीं थी और एक तो वो जानबूझकर लेडीज वॉशरूम में आया था। उसको ऐसा लगा कि वो खतरे में है। उसने अपना फ़ोन निकाला और करण को कॉल किया, लेकिन उस आदमी ने झटके से उसका फ़ोन छीनने की कोशिश की, लेकिन रिति ने फ़ोन नहीं छोड़ा और धक्का मुक्की से उसका फ़ोन कहीं जाकर कोने में गिर गया। व्हाट द हेल, मेरा फ़ोन गिरा दिया तुमने, बेवकूफ़ आदमी, तुम जानते नहीं हो तुम किससे उलझ। वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले वो आदमी उस पर चिल्ला, जस्ट शट अप, और उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर रिति घबरा गई और पीछे हट गई, क्योंकि तभी उसने अपने हाथ में चाकू भी लिया था। करण बैठे बैठे रिति का वेट कर रहा था, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो वो रिति का कॉल है। ये कॉल क्यों कर रही है? थोड़ा सोचने के बाद करण ने फ़ोन उठाया। हेलो, उसने कहा, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उसने कुछ सुना। व्हाट द हेल, मेरा फ़ोन गिरा दिया तुमने, बेवकूफ़ आदमी, तुम जानते नहीं हो तुम किससे उलझ। रिति की आवाज़ तो करण ने पहचान ली, लेकिन उसके बाद जो आवाज़ उसने सुनी वो कंफ्यूज हो गया और उसका जी घबरा गया। उसे समझने में देर नहीं लगी कि रिति खतरे में है। उसने तुरंत फ़ोन ना काटते हुए वो वॉशरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन बीच में ही उसका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। रिति पीछे हट गई, तभी वो आदमी भी आगे बढ़ा। देखो, तुम दूर रहो, ओके? मुझे ऐसे कमज़ोर समझने की गलती मत करना, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं। वो पीछे हटते हटते उसके गले में ही उसकी आवाज़ दब गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। वो पीछे हट ही रही थी, तभी उसने महसूस किया कि दीवार तक तो पहुंच चुकी है और वो पीछे नहीं हट सकती। वो आदमी उसके करीब बढ़ा और अपना चाकू रिति के चेहरे से सरकाते हुए बोला, ओह, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। मतलब देखो कितनी प्यारी, कितनी सुंदर हो तुम, बिल्कुल एक
गुलाब के फूल की तरह, लेकिन फूल में कांटे भी होते हैं ना। और गलती तो की है तुमने किसी की ज़िंदगी का कांटा बनने की, और कांटे को तो बीच में से हटाना पड़ेगा, तो मुझे तुम्हें मारना तो पड़ेगा। उसका चाकू रिति की गर्दन तक आ गया। रिति की सांसें भारी होने लगी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू बहने लगे। वो बस अभी ये सोच रही थी कि वो यहाँ से कैसे निकलेगी, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया, करण। कहाँ हो तुम? प्लीज़ बचा लो मुझे। उस आदमी ने चाकू को रिति की गर्दन पर ठीक से रखते हुए कहा, वैसे तुम्हें ऐसे मारने में मज़ा नहीं आएगा, कुछ इंटरेस्टिंग सोचना पड़ेगा, या तुम्हें अभी ना मार के मैं अपने साथ ले जाऊं तो क्या कहती हो? अरे बोलो, तुम्हारी चॉइस भी तो मैटर करती है ना, तुम्हें कैसे मरना है। रिति कुछ भी नहीं बोली और उसने अपनी आंखें खोली, जो कि पूरी लाल हो चुकी थी। उसने अपनी आंखों से उस इंसान को देखा, जैसे कि वो अपनी आंखों के जरिए उससे रिक्वेस्ट कर रही हो कि वो उसे छोड़ दे। वो रिति के इतना करीब था कि उन दोनों की सांसें भी एक दूसरे में समा रही थी। उसने रिति के चेहरे के ऊपर ऊपर से नीचे तक देखा और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। रिति ना तो ये रियलाइज़ कर पाई कि कोई उसके इतना करीब है, और ना ही वो उसकी मुस्कुराहट का मतलब समझ पाई। उसने रिति के आंसू अपने होठों से पोंछे और हंसते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते? तो प्लीज़ मुझे जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो जानती भी नहीं हूँ तुम कौन हो। रिति ने घबराते हुए कहा, और उसने झटके से जवाब दे दिया, तुम्हें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। और वो आगे कुछ भी बोल पाए इससे पहले दरवाजे पर किसी ने जोर से नॉक किया, और आवाज़ आई, रिति, रिति दरवाज़ा खोलो। तुम ठीक तो हो ना, करण? रिति ने धीरे से कहा, जो सिर्फ उस इंसान ने सुना तो उसके साथ अंदर था। उसने रिति की तरफ देखा और बोला, अपना मुंह खोलने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हारे साथ साथ इसे भी ऊपर पहुंचा दूंगा, समझ में आया? रिति चुपचाप खड़ी रही और उसने पीछे हटते हुए कहा, गुड गर्ल। रिति, ओपन द डोर। तुम ठीक तो हो ना? करण ने फिर से आवाज़ लगाई और रिति इस बार जोर से चिल्लाई, करण प्लीज़, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, ये आदमी मुझे मार डालेगा, प्लीज़ मुझे बचा लो। ये सुनकर करण का खून खौल गया और उसने दरवाज़ा तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बेशक उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। बेवकूफ़ लड़की, ये क्या किया? आज तू बच भी गई तो भी मरना तो तुझे मेरे ही हाथों है। जस्ट कीप वेटिंग फॉर मी नेक्स्ट टाइम। इतना कहकर उसने चाकू से रिति की हथेली पर कट मारा और रिति चीख पड़ी, आ। इसमें वो लड़का वहाँ की खिड़की से भाग गया। इतने में वो लड़का वहाँ की खिड़की से भाग गया। करण ने दरवाज़ा तोड़ दिया और वो अंदर आया तो उसने देखा कि रिति अपनी हथेली को पकड़कर रो रही थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी, उसने उस ओर देखा, और जैसे ही उसने करण को देखा वो भागकर उसके पास गई और उसे ज़ोर से हग किया और रोने लगी। करण ने दरवाज़ा तोड़ दिया और वो अंदर आया तो उसने देखा कि रिति अपनी हथेली को पकड़कर रो रही थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी, उसने उस ओर देखा, और जैसे ही उसने करण को देखा वो भागकर उसके पास गई और उसे जोर से हग किया और रोने लगी। रिति, तुम ठीक तो हो ना? करण ने रिति को खुद से अलग करते हुए कहा, और रिति ने रोते हुए कहा, नहीं करण, अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मैं मर जाती। अभी वो आदमी मार देता मुझे। कौन? करण ने पूछा, और रिति ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत खतरनाक था। तुम्हें पता, वो मैं बहुत डर गई थी। और वो आगे कुछ बोली इससे पहले करण ने उसे जोर से हाँ करते हुए कहा, श्श, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। एटलीस्ट तुम सेफ हो, और डोंट वरी, मैं तुम्हें कभी कुछ भी नहीं होने दूंगा। रिति ने करण को और ज़्यादा हक किया और रोने लगी। करण उसकी पीठ को रफ करने लगा ताकि वो रिलैक्स हो जाए। करण ने ड्राइवर को बुला लिया और वो रिति को लेकर होटल जाने लगा। करण और रिति बैक सीट पर बैठे हुए थे और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। रिति अभी भी बहुत डरी हुई थी। करण ने रिति की तरफ देखा, जिसने उसका हाथ कस के पकड़ रखा था, और वो करण से बिल्कुल चिपकी हुई थी, जैसे वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। रिति करण के और करीब गई और उसके सीने से लगकर उसे हग किया। करण ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे अपनी बाहों में घेर लिया। डोंट वरी, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। मैं ना तो उस आदमी को छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें कुछ होने दूंगा। करण ने उसके कंधे को सहलाते हुए कहा, लेकिन उसने करण की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों होटल रूम में आ गए थे। रिति, टेंशन मत लो और सो जाओ, करण ने रिति को बेड पर बैठाते हुए कहा। रिति ने करण की तरफ देखा। वो बैठी हुई थी और करण उसके सामने खड़ा था। उसने करण के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और बोली, करण, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो फिर से आ गया तो। तुम्हें पता है वो क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो
मुझे ज़रूर मारेगा। उसकी आवाज़ काँप रही थी। करण समझ रहा था कि उस बात का गहरा असर हुआ है रिति पर। उसे उस आदमी की टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसका पता लगाना करण के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो रिति के लिए परेशान था, क्योंकि ये दूसरी बार था जब वो मरते मरते बची है, और वो इस चीज़ को ये कहकर लाइटली नहीं ले सकता था कि वो सिर्फ हादसा था। करण रिति के साइड में बैठा और उसने रिति के गालों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, रिति रिलैक्स, मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई तुम्हें क्यों मारेगा? क्या तुमने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा है? हो सकता है ये कोई भागा हुआ पागल हो और बस तुम्हें धमका कर चला गया। नॉट थिंक टू मच, वो मेरा काम है, ट्रस्ट मी। करण की नज़र अचानक से रिति की हथेली पर लगी हुई चोट पर गई, और तभी उसे याद आया कि उसने अब तक उस चोट को ट्रीट नहीं किया। वो उठा और कपबोर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर ले आया। वो रिति के सामने बैठा और उसके हाथ में पट्टी कर दी, और उसने बॉक्स को साइड टेबल पर रख दिया। करण वो आगे कुछ बोल पाए इससे पहले करण ने उसको बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ाते हुए बोला, अब रेस्ट करो, बाकी बातें कल करेंगे। रिति ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे बस एक इम्पॉर्टेंट कॉल करना है, तुम सो जाओ, करण ने कहा। और वो अपने हाथ से रिति का हाथ हटाने ही वाला था कि तभी रिति ने उसका हाथ और कस के पकड़ा और बोला, प्लीज़ करण, यहीं रुक जाओ। करण ने एक लंबी सांस छोड़ी और बोला, ओके ओके बाबा, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ तुम्हारे पास। करण भी रिति के साइड में लेट गया और रिति को अपनी बाहों में खींचते हुए बोला, अब सो जाओ और किसी चीज़ के बारे में मत सोचो, बस सो जाओ। करण ने रिति के माथे पर किस किया और फिर से बोला, गुड नाइट। रिति ने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद गहरी नींद में सो गई, लेकिन करण की आंखों से जैसे नींद उड़ चुकी थी। वो अभी भी सोच रहा था कि कल ही रिति का एक्सीडेंट होने वाला था और आज उस पर अटैक हो गया। आधी रात को नींद से उठी और जब उसने वहाँ देखा, उससे पहले थोड़ा सोचा और तब उसे रियलाइज़ हुआ कि करण उसके साथ नहीं था। वो पहले थोड़ा घबरा गई और उसने आवाज़ लगाई, करण। फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसका दिल घबराने लगा। उसने ब्लैंकेट हटाया और अपनी पैर बेड से नीचे रखे और बाथरूम की ओर गई। उसने चेक किया तो दरवाज़ा खुला था और अंदर कोई भी नहीं था। ये कहकर, ये करण कहाँ चला गया? करण, कहाँ हो तुम? उसे फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उसने देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, ये सोचकर कि करण बाहर तो नहीं चला गया। वो दरवाजे तक पहुंचे इससे पहले रिति के कंधे पे किसी ने पीछे से हाथ रखा। थैंक गॉड, करण अंदर ही है। ये सोचते हुए रिति ने एक लंबी सांस छोड़ी और पीछे मुड़ गई, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी उसके चेहरे का रंग उतर गया। वो करण नहीं था, वो वही शख्स था जो रिति ने वॉशरूम में देखा था। तुम, वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले उसने झट से रिति के पेट में चाकू घुसा दिया। आ! रिति के मुंह से चीख निकली। तुम, वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले उसने झट से रिति के पेट में चाकू घुसा दिया। रिति के मुंह से चीख निकली। वो झट से बेड से उठी। वो झट से बेड से उड़ गई। करण अभी भी जाग रहा था, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। वो कुछ सोच रहा था, तभी उसने रिति की चीख सुनी। जब रिति उठकर बैठी, करण ने उसकी तरफ देखा। रिति अब हाँफ रही थी। उसके माथे से पसीना उसके चेहरे पर आ रहा था। वो इतनी डर चुकी थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पाया। उसके दिमाग में ये आ गया था कि उसने कोई बुरा सपना देखा। रिति ने अपने पेट पे हाथ रखा। वहाँ कोई चाकू नहीं था और ना ही खून। फिर उसे समझ आया कि वो सपना देख रही थी। उसने बेडशीट पर अपने दोनों मुट्ठियों से पकड़ बना ली। रिति, आर यू ओके? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? करण ने पूछा। इस बार रिति ने करण की तरफ अपनी नज़र की। करण, बस एक ही शब्द निकला उसके मुंह से। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। वो कोशिश कर रही थी कि कुछ बोले, लेकिन उसके शब्द गले में ठहर गए। करण, वो फिर से कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। रिलैक्स रिलैक्स, ओके, कुछ नहीं हुआ, वो बस सपना था जो भी तुमने देखा। करण ने उसके कंधे को रफ करते हुए बोला। उसने साइड टेबल से पानी का ग्लास लिया और रिति को देख कर कहा, पानी पी लो। रिति ने ग्लास लिया और थोड़ा सा पानी पीकर उसने करण को ग्लास दे दिया। करण ने ग्लास साइड में रख दिया और जैसे ही उसने रिति की ओर देखा तो रिति ने झट से करण को हक किया, और वो भी बहुत जोर से। करण ने रिति की पीठ को रफ किया और प्यार से बोला, रिति। रिति ने अपनी मुट्ठी से करण के शर्ट पे अपनी पकड़ बना ली और बोली, करण प्लीज़, तुम मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाओ, वरना वो मुझे सच में मार देगा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, मैं हर टाइम तुम्हारे साथ हूँ। और अगर मैं हूँ तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? डरना तो उसे चाहिए जिसने जो तुम्हें धमका रहा था, क्योंकि मैं उसे धमकी देकर बचने का मौका भी नहीं दूंगा। उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो उसने मुझसे पंगा लिया है, जो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करने वाला।
करण ने गुस्से से कहा और रिति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वैसे ही करण को हक करके बैठी रही। करण ने हक को बिना तोड़े वो बेड पर लेट गया और रिति अभी भी उसकी बाहों में ही थी। वो प्यार से उसके बाल सहलाने लगा और थोड़ी देर बाद वो वैसे ही करण को हक करते हुए सो गई। रिति को ऐसे देखकर करण को बहुत तकलीफ हुई और वो बस किसी भी तरह से उस इंसान को अपने सामने चाहता था जिसकी वजह से रिति इस हाल में है। अगला दिन, रिति तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, तुम पूरे टाइम मेरे साथ रहोगी और इससे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर तो मीटिंग में नहीं जाने वाला। इससे अच्छा मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। ये प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं, करण ने रिति से कहा जो उसके सामने बेड पर अपना सर झुकाकर बैठी थी। दरअसल करण को मीटिंग में जाना है लेकिन वो रिति को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन रिति उसके लिए नहीं मान रही है। लेकिन जैसे ही करण ने कहा इससे अच्छा मैं इसे कैंसिल कर दूंगा, ये प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर जाना ही नहीं चाहती थी लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि करण का काम उसकी वजह से रुके, इसलिए उसे करण के लिए बुरा लग रहा था। करण प्लीज़, मैं ये नहीं चाहती, मैं तो बस यही रहना चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। इतना कहकर वो रोने लग गई। करण ने उसे बस देखा और उसके सामने घुटने पर बैठ गया। उसने रिति के हाथ अपने हाथ में लिए। रिति ने उसे देखा और बोला, रिति मैं तुम्हें कभी भी ब्लेम नहीं करूँगा लेकिन अगर तुम्हारे और किसी बिजनेस डील में अगर मुझे किसी एक को चुनना पड़े तो मैं तुम्हें चुनूंगा। यू विल बी ऑलवेज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हम अभी वापस घर जा रहे हैं। लेकिन करण, वो आगे कुछ बोल पाए इससे पहले करण ने उसकी बात काटते हुए कहा, ये ज़रूरी है रिति, ये बहुत ज़रूरी है। रिति चुप हो गई और करण वहाँ से उठकर कपबोर्ड की तरफ चला गया ताकि वो अपना और रिति का सामान पैक कर सके और रिति ने कुछ भी नहीं कहा, जबकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से करण के काम पर कोई फर्क पड़े। वो दोनों वापस अपने घर आ गए थे। रिति अपने रूम में बैठी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो अचानक से उठकर किचन की तरफ जाने लगी। उसने तभी बीच में करण को देखा जो फोन पर बात कर रहा था, या यूँ कहूँ कि वो गुस्से से चिल्ला रहा था, कैसे शांत हो जाऊँ, मेरी वाइफ पर अटैक हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं ये सब भूल जाऊँ और किसी से ना कहूँ। देखिए, मुझे आपके होटल की सारी फुटेज चाहिए और अगर आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा आपके होटल को डिफेम करने में। मेरे पापा आज की डेट में सबसे पावरफुल लॉयर हैं। ऐसा केस करूँगा कि आपका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाएगा। रिति थोड़ी देर तक वहीं रुकी। करण ने अब तक उसे नोटिस नहीं किया था। उसने फ़ोन रख दिया। वो वहीं खड़ा था। तभी उसे एक और कॉल आया और उसने फ़ोन उठाते ही फ्रस्ट्रेशन से कहा, आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि मुझे नहीं करनी है ये कोलैबोरेशन। अगर आपने मुझे फिर कॉल करके परेशान किया तो मैं हमारे पुराने कॉन्टैक्ट भी भूल जाऊंगा। और फिर करण ने फ़ोन रख दिया और उसे गुस्से से ज़मीन पर पटक दिया। लेकिन फ़ोन रखने के बाद करण ने अपने बाल फ्रस्ट्रेशन में पकड़ लिए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। करण भले ही दिखावे की उसे डील कारण भले ही दिखाए कि उसे डील से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेहनत तो बहुत की थी उसने इस प्रोजेक्ट के लिए। ये उसका सपना था लेकिन अब उसने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को सेक्रीफाइस कर दिया। रिति थोड़ी देर तक वहीं रुकी। करण ने अब तक उसे नोटिस नहीं किया था। उसने फ़ोन रख दिया। वो वहीं खड़ा था। तभी उसे एक और कॉल आया और फिर करण ने फ़ोन रख दिया और उसे गुस्से से ज़मीन पर पटक दिया। लेकिन फ़ोन रखने के बाद करण ने अपने बाल फ्रस्ट्रेशन में पकड़ लिए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। करण भले ही दिखाए कि उसे डील से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेहनत तो बहुत की थी उसने इस प्रोजेक्ट के लिए। ये उसका सपना था लेकिन अब उसने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को सेक्रीफाइस कर दिया, वो भी रिति के लिए। और रिति को इस बात से बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि उसकी वजह से करण का इतना नुकसान हो रहा है। करण को वो कभी भी रोता नहीं देखना चाहती थी क्योंकि आंसू उसके थे, लेकिन उसका दर्द रिति महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि करण अपने काम में कितना प्यार करता है, करण अपने काम से कितना प्यार करता है। उसने धीरे से अपने कदम बढ़ाए। उसने करण के कंधे पे हाथ रखा। करण झट से अपने आंसू पोंछे और मुड़कर देखा। जब उसने रिति को देखा तो वो बोला, रिति क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? रिति ने करण का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, करण तुम रो क्यों रहे हो? नहीं रिति, मैं रो नहीं रहा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं कभी भी नहीं रोता। आई एम टफ गाय। ये कहकर करण स्माइल कर रहा था, लेकिन जब दिल का दर्द हम मुस्कुराहट से छिपाने की कोशिश करते हैं तब वो और ज़्यादा पेनफुल लगता है। झूठ मत बोलो, तुम रो रहे हो और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज़ मत रो ना, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम जाओ ना। जब वो लोग खुद तैयार है मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए तो तुम क्यों नहीं जा रहे?
मुंबई से दिल्ली जाने में तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो क्यों नहीं जा रहे हो तुम? रिति की बात सुनकर करण की आंखें सॉफ्ट हो गई। उसने एक लंबी सांस ओढ़ी और रिति की आंखों में देखते हुए नहीं बोला, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। रिति, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। माँ और पापा अगर यहाँ होते तो मैं जाने का सोच भी लेता, लेकिन वो नहीं है और तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाने वाला। रिति रोने लग गई। करण ने उसे रोते हुए देखा और बोला, रिति तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि तुम रो रहे हो और ये देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तुम कभी नहीं रोते और अगर रो रहे हो तो मैं समझ रही हूँ वो चीज़ तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। रिति ने रोते हुए कहा, रिति कुछ तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम मेरी वजह से अपना काम क्यों अधूरा छोड़ रहे हो? वो तुम ही थे जिसने बोला था कि करण कश्यप का भी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को क्रॉस नहीं होने देता। तो अब क्या हुआ? करण इस बार कुछ नहीं बोल पाया और थोड़ी देर बाद फिर रिति ने फिर से बोला, और अगर यहाँ मम्मी और पापा नहीं हैं तो क्या हुआ? मैं कृतिका दीदी के पास चली जाऊंगी। रिति, मैं तुम्हें कृतिका के भरोसे नहीं छोड़ सकता, करण ने कहा। और रिति गुस्सा होकर बोली, करण मैंने पहले ही कहा था कि मेरी बहन के बारे में कुछ गलत मत सोचो। वो बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत प्यार भी करती है और मैं तुम्हारे किसी भी बहाने को नहीं सुनना चाहती। तुम्हें जाना ही होगा। अब मैं यहाँ हूँ तो सेफ ही रहूँगी। रिति तुम, उसने करण की बात को काटते हुए बोला, करण अगर तुम नहीं गए ना तो मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी और ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है। रिति ने सीरियस होकर बोला। करण रिति को अकेले छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, लेकिन रिति के जिद के आगे वो झुक गया। वो रिति को उसके घर छोड़ कर आया और अब वो एयरपोर्ट जा रहा था, लेकिन वो रिति को कृतिका के पास छोड़ कर जा रहा था। ये बात उसे थोड़ा अजीब लगी। उसने फ़ोन लिया और किसी को कॉल किया। हेलो। हाँ करण बोल। दूसरी साइड से आवाज़ आई और करण ने जवाब दिया, बुलबुल मुझे तेरी हेल्प चाहिए। अच्छा, तो अब करण अकेले दिल्ली गया है? कृतिका ने रिति के बालों की मालिश करते हुए कहा और रिति ने हाँ में जवाब दिया। ये तो और भी अच्छी बात है, कृतिका की तरफ देख कर कहा। अच्छा है दीदी, कृतिका ने। तभी रिति ने कहा, क्या इसमें क्या? अरे वो एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे मेरी रिति के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। कृतिका ने रिति को कन्विंस करते हुए कहा और रिति ने बस उसकी तरफ ओ फेस बनाकर देखा। और सोने पे सुहागा पता है क्या है? कृतिका ने कहा और रिति ने उसकी तरफ एक क्वेश्चनेबल लुक के साथ देखा और कृतिका ने स्माइल करते हुए कहा, माँ और पापा हमारे होम टाउन गए हैं तो इस पूरे घर में अकेले 3 दिन के लिए हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं होगा, सिर्फ तू और मैं। दोनों बहनें मिलके 3 दिन तक अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। रिति ने बस उसे एक नर्वस स्माइल दी और इस पर कृतिका बोली, क्या हुआ मेरा बच्चा? अब तुम्हें अपनी दीदी के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा? पहले तो बहुत दीदी दीदी करती थी। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दोनों अकेले होंगे कुछ टाइम के लिए। माँ और पापा होते तो शायद मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगता। दैट्स लाइक माई गर्ल। इतना कहकर कृतिका ने रिति को हक कर लिया। अच्छा, आज रात को हम दोनों मूवी देखेंगे और वो भी तेरी फेवरेट स्नैक्स के साथ, कृतिका ने रिति से अलग होते हुए कहा। रिति ने कन्फ्यूज होकर कहा, लेकिन दीदी आपको तो फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, और आप हमेशा मुझे रात को जल्दी ना सोने की वजह से डांटती थी, तो ये मूवी नाइट। तो क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें, जो बहुत ही जल्दी चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।